हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए, इस चैप्टर में हम यूजुअली बात करने वाले हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, कार्बन जो है वो अगर हम बेसिक तरीके से देखें तो कार्बन जो है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हम सभी के लाइफ में, हम सभी के इस पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में। देखिए, धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जिन्हें हम फील करते हैं, जिसको हम मैटर बोलते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इस कार्बन से ही बनी होती हैं। चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, चीज़ों को अगर हम साइड में रख दें, हम अगर खुद की भी बात करें तो जो एक ह्यूमन बॉडी है, जो हम सभी की बॉडीज़ हैं, उसमें भी जो कार्बन है ये हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सभी को ये चीज़ें तो पता ही है ना कि हमारा जो बॉडी है इसमें काफ़ी टाइप के मिनरल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, डीएनए होता है, एंड हमारे पास काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। ये सारे ही कंपाउंड्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन जो है एक मेन एलिमेंट का काम करता है। सो हम सभी के ही लाइफ में कार्बन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट है। इसीलिए जो है हम इस फुल चैप्टर में सिर्फ कार्बन, इसकी क्वालिटीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो नया चैप्टर है, शुरू करते हैं एकदम नए जोश के साथ। तो आइए, अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, हम काफ़ी चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड्स पर जाकर देख सकते हैं। सो आइए बात करते हैं कार्बन एंड इसके कंपाउंड्स के बारे में। अब ये तो हमने जान लिया कि कार्बन जो है वो एक इमेंस सिग्निफिकेंस का जो है आपका एलिमेंट रहता है। हमारे एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन यही दी हुई है दैट कार्बन इज़ ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू यूज़ इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एज वेल एज इन इट्स कंबाइंड फॉर्म। यानी कि चाहे हम सिर्फ कार्बन की बात करें या फिर इसके कंपाउंड्स की बात करें, दोनों ही चीज़ें जो हैं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इमेंस सिग्निफिकेंस रखती हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। जो भी चीज़ें हम अपने आसपास डेली की लाइफ में यूज़ करते हैं, वो उसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो हमारे कार्बन से ही बनी होती हैं। तो ये पॉइंट जो है हम लिख लेते हैं, क्या, दैट, वन सेकेंड, या ये रखते हैं, दैट थिंग्स we use or consume, things we use or consume in the whole day। अगर हम सिर्फ पूरी लाइफ की बात छोड़कर सिर्फ एक दिन की ही बात कर लें, in the whole day, सिर्फ हम एक दिन की ही बात कर रहे हैं, in the whole day, most of them have, one second, yeah, most of them are made up of compounds of carbon, अब यहाँ पर हमने बात करी है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की, क्योंकि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो यूजुअली कार्बन नहीं होता है, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन खुद के ही साथ या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स बनाकर डिफरेंट टाइप के जो हैं चीज़ें बनाता है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, जिनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। अब वहीं अगर हम बात कर लें, हम अपनी डेली लाइफ में जिन चीज़ों से लिखते हैं, हम पढ़ाई करते टाइम जिस पेंसिल से लिखते हैं, उस पेंसिल में जो है हमें ये बात पता है कि ये जो पेंसिल में ये जो निब होती है, ये हमारी और कुछ नहीं है, ये हमारी ग्रेफाइट होती है। एंड ग्रेफाइट जो है ये हमारा कार्बन का ही एक अपर रूप है, कार्बन का ही ये एलोट्रॉप होता है। कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में भी हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक हम कार्बन के ही बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। अब अगर हम यहीं पर एग्ज़ाम्पल ले लें कि आखिर हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कार्बन की बनी होती हैं, तो एग्ज़ाम्पल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारे फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंड आप
ये बात आपको पता होगी कि इन सभी चीज़ों में, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो, इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है। सो हम चाहे फूड ले लें या हम जो कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स, उनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। मेडिसिन, जब हम बीमार हो जाते हैं, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, जो आप इस टाइम पर बुक्स पढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पर कार्बन से ही बनी हुई हैं। सो हमारे आसपास की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कार्बन से बनी होती हैं। इनफैक्ट कि हमारा ये जो बॉडी है, जो भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं, है ना। सो वी विल राइट डाउन दैट ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स, चाहे हम अपनी बात कर लें, चाहे हम किसी एनिमल की बात कर लें, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। सभी जो हैं बेसिक लेवल पर कार्बन से ही बनी हुई हैं। ऑलराइट, अब देखिए कार्बन जो है, इसका इतना इम्पॉर्टेंट रोल है यूनिवर्स में कि मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ भी अगर हम देखें तो उसमें भी जो है कार्बन कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि अर्थ के क्रस्ट में जो कार्बन है वो सिर्फ 0.02% है, जो कि हमारे मिनरल्स के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0.02% जो है वो कितना कम लगता है ना। जितने हमने इसका यूज़ पढ़ा है कि हर चीज़ में जो है कार्बन हमारा लगा पड़ा है ना। सो अर्थ्स क्रस्ट मतलब कि उसकी जो ये ऊपरी जो ये भूपर्पटी नहीं होती है, हिंदी में बोलते हैं क्रस्ट को भूपर्पटी, यानी कि जो ये ऊपर की जो सरफेस होती है, जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, मिट्टी से थोड़ा नीचे खोदने पर मिलती है, ठीक है। अर्थ्स क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02%, only 0.02% कार्बन, वो भी इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब ये तो हमारी बात हो गई कि इतना कार्बन जो है ये हमारा अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। बट अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो आप ये ना समझें कि एटमॉस्फेयर में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। एटमॉस्फेयर में भी ये ऐसे ही पाया जाता है, काफ़ी कम मात्रा में, बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है अर्थ की क्रस्ट से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 0.01% ही ज़्यादा होता है। सो एटमॉस्फेयर हैज़ only 0.03%, इसको भी इसी से लिख देते हैं 0.02%, या अब ये जो है क्लियरली विजिबल है। सो 0.03% ऑफ CO2, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कार्बन जो है वो हमारा 0.03% है। तो अगर टोटल हम देखें तो इस फुल यूनिवर्स में जो है सिर्फ हमारा कार्बन जो है वो 0.05% ही मौजूद है ना, अगर हम सही से बात करें तो ये कुछ कॉमन से हमारे फैक्ट्स थे जो हमारे ये कार्बन के बारे में थे। अब हम देखते हैं कि कार्बन की बॉन्डिंग कैसी होती है। बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, क्योंकि ये हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि यही वो चीज़ है, यही वो टॉपिक है जिससे हमें ये पता चलेगा कि कार्बन जो है डिफरेंट चीज़ों के साथ किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, एंड वो किस तरीके से उन चीज़ों को मतलब बॉन्ड बना करके उन चीज़ों से डिफरेंट फंक्शंस करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करता है ना।
सो अगर हम बॉन्डिंग ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है हमारा वो ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है ना। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दैट द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जब भी हम कार्बन में बॉन्ड्स की बात करेंगे तो आपके दिमाग में कोवेलेंट बॉन्ड आना चाहिए। अभी तक जो है हम सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स ही पढ़े हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स भी पढ़ते जाएंगे। सो फ़िलहाल के लिए कार्बन जो होता है वो हमारा ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड जो है बनाता है, ठीक है। अब देखिए कार्बन के जो ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे बिल्कुल भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। अब ये क्यों नहीं होते हैं ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैनी कार्बन कंपाउंड्स are very poor conductors of electricity, यानी कि ये जो होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी बुरे कंडक्टर होते हैं। अब जब हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था तब हमने जाना था कि वो जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि उनमें जो है मूवेबल आयंस होते हैं, बट इनमें आयंस नहीं होते हैं मूवेबल। दैट इज़ वाई दीज आर नॉट द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जब ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हैं एंड हमारा जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये हमारे आयनिक बॉन्ड से थोड़े कमज़ोर होते हैं, ये उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सो ये जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स की तुलना में। सो दीज कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड melting point as compared to आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि जब हम इनकी तुलना आयनिक कंपाउंड से करते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होते हैं। एंड जब हम इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हाँ हम इसको बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं बोलेंगे बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of these compounds are not very strong, कोई ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पर हम ज़रा कार्बन के बारे में वापस आके बात करते हैं दैट हमारा जो ये कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमें पता है ना। इसका एटॉमिक नंबर हमारा होता है 6, एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है 2,4। अब देखिए हमें आउटसाइड वाली जो शेल है उसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। बट ये तो यहाँ पे आधे आधे पे रुका हुआ है, तो ये अगर चाहे तो ये +4 भी ले सकता है, यानी कि ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स दान में भी दे सकता है।
एंड ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले भी सकता है ना। तो इसके लिए सौदा जो है वो बराबर का है, यानी कि जितना नुकसान इसको ये करने में होगा उतना ही नुकसान इसको ये भी करने में होगा। तो दोनों ही काम जो है ये यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर आधे आधे पर है। अब इसके पास 2 सिचुएशंस बन रहे हैं, है ना, या तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। बट दोनों ही चीज़ों में अलग अलग सिचुएशंस बनते हैं, है ना। हर जगह जो है ये हमारा कार्बन हर जगह अपनी मनमानी तो नहीं कर सकता कि नहीं यहाँ पे मेरा मन है कार्बन को लेने का तो मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि कार्बन जो है अपनी परिस्थिति के हिसाब से जो उसको कंपाउंड बनाना है उसके हिसाब से ही एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर इन दोनों ही सिचुएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा कार्बन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, C4 माइनस एटम, ये मिलेगा ना, है ना। क्योंकि यहाँ पर इसने जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, तो इस पर जो है 4 माइनस का आ जाएगा। लेकिन ये डिफ़िकल्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इकट्ठे 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। न्यूक्लियस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन का माहौल हो जाएगा, उसके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना, है ना। बट it would be difficult, क्यों, but it would be difficult for न्यूक्लियस के लिए ये डिफ़िकल्ट रहेगा to hold on to these 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसने लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इन्होंने तो 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हैं। कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उसके पास 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे। तो 2 + 4 यानी कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद थे, बस हमने आउटर शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा डाले हैं। तो अगर हम टोटल देखें तो 6 + 4 इसके पास जो है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सो ये जो है न्यूक्लियस के लिए इकट्ठा इसको झेल पाना काफ़ी टफ पड़ जाता है। ओके, एंड अगर हम वहीं सेकंड की बात करें, चलो ठीक है ये टफ पड़ जाता है, तो फिर वो लूज़ कर दे इलेक्ट्रॉन, है ना, तो फिर वो लूज़ कर दे। अब उसमें क्या दिक्कत है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या दिक्कत है ये देखते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन तो बड़े बहाने बनाता है, कार्बन बड़े बहाने बनाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तब वो क्या बनाएगा, वो C4 + कैटायन। यहाँ पर हम इसकी जगह एनायन लिखते हैं। एनायन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर C4 माइनस है ना, एंड यहाँ पर जो है ये C4+ यानी कि कैटायन बना रहा है ना। अब देखिए C4+ कैटायन तो हमें मिल गया, लेकिन ये किस तरीके से डिफ़िकल्ट है ये हम देखते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है कि इसकी बाहरी शेल से हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, यानी कि उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है ना। तो अगर हम सोचिए हम कोई 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। भाई किसी चीज़ को अगर, अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपको आप सभी ने देखा होगा ना कि जो गांव होते हैं, गांव में कुआं होता है ना। तो कुएं में से हम क्या करते हैं, बाल्टी डालकर ऊपर इसको रस्सी से बांधते हैं एंड ऊपर उसको पुली के थ्रू हम खींचते हैं, है ना।
तो जब हम उसको पुली के थ्रू खींचते हैं तब वो जो हमारी बाल्टी है पानी से भरी हुई वो ऊपर आती है। तो हमें उस पर फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि बाल्टी के वेट की वजह से उस रस्सी में काफ़ी टेंशन है, तो वो एक फ़ोर्स है। ये टेंशन जो है एक टाइप का फ़ोर्स है ना। सो अब क्या होता है यहाँ पर, तो जितना ज़्यादा बाल्टी में पानी होगा, जितना ज़्यादा उस रस्सी में टेंशन होगा, हमें उतना ही ज़्यादा उसको ज़ोर से खींचना पड़ेगा, है ना। और उसको ज़ोर से खींचने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर इसी एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है और हम मान लें कि इस वाले में जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इस न्यूक्लियस एंड इसके बीच में कुछ फोर्स तो है ना। तो इस फोर्स को ही ओवरकम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ वाई लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव C4+ कैटायन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या कह सकते हैं इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो इट विल बी but it would require a lot of energy to remove these electrons। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे लिए जो है काफ़ी कोई भी मतलब कह सकते हैं कि कोई फ़ायदे का सौदा नहीं रहेगा, है ना। अब कार्बन जो होता है, कार्बन सोचता है कि चाहे मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स लूँ या मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स दूँ, मैं तो दोनों में ही घाटे में हूँ, दोनों में ही मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसने एक तरकीब ये निकाली कि अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन्स किसी को दूँ ही ना, सिर्फ उनको मतलब यूज़ करने के लिए दूँ और वापस ले लूँ, तो इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं है और मेरा ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। यानी कि उसने जो है कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने का आइडिया निकाला। यानी कि कार्बन जो है अब हमारा ना ही किसी को टोटली इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और ना ही टोटली इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, बस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है कि तुम भी यूज़ कर लो और जब मुझे यूज़ करने हैं तो मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है दैट कार्बन ओवरकम्स इट। मैंने बोला था ना कि कार्बन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, इसके बारे में पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है ना। सो कार्बन ओवरकम्स इट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर कार्बन एटम। ये या तो दूसरे कार्बन एटम के ही साथ और एटम ऑफ सम अदर एलिमेंट या फिर किसी और ही एलिमेंट के एटम के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। एंड यहाँ पर जो है दोनों मिल करके अपना गुजारा करने लगते हैं। ऑलराइट, अब क्या होता है, ये जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आउटर शेल में रहते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर दोनों ही टाइप के दोनों ही हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इन्हें रीच कर सकें, वो इनको यूज़ कर सकें। तो होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे ना ही किसी के पास जाते हैं और ना ही किसी के पास आते हैं, बट फिर भी दोनों ही जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, है ना मज़े की बात। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स belong to the outermost shell, outermost shell of both the atoms
both the atoms and lead to both atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration, attaining the noble gas configuration। एक वो हम बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए हम कहीं शॉप पे गए तो हमें कुछ पसंद आया तो शॉपकीपर ने अपना रेट बताया, लेकिन आप उसमें चीज़ को ख़रीदने को तैयार नहीं हैं, आप उसको कम बता रहे हैं। तो एक टाइम आता है ना जब हम बोलते हैं कि ना आपकी ना हमारी, बीच में रखते हैं, है ना, बीच का रखते हैं रेट। तो यहाँ पर भी वही है। मान लीजिए जैसे एक ये एटम है, एक ये एटम है, इनकी मान लीजिए यही आउटर शेल है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ही इसके पास है ना ही इसके पास है, इनके इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी आउटर शेल में रहते हैं और ये एक दूसरे के पास रहते हैं। तो जब इसको ज़रूरत हुई तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और जब इसको ज़रूरत हुई तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जैसे अगर हम बात कर लें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर क्या है, एक इसका है एक इसका है। अब इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, तो ये इसका ले सकता है, ये इसका ले सकता है कभी भी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर हो रहे होते हैं, है ना। अब यहीं पर जो है यहाँ पर जो है हमने अभी तक क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, हम एक बार उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं, है ना। सो क्या है, हमने क्या पढ़ा है कि कार्बन जो होता है वो हमारे, अगर हम सिर्फ होल डे की बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन से ही जुड़ी होती हैं। जैसे हम चाहे फूड की बात कर लें, चाहे क्लोथ्स की बात कर लें, चाहे मेडिसिन की बात कर लें या फिर बुक्स की बात कर लें। लेकिन मज़े की बात ये है कि पूरे ही अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो है वो हमारा सिर्फ 0.02% होता है। चलिए अर्थ की क्रस्ट को छोड़ दें, सिर्फ एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पर भी जो है हमारा कार्बन जो है वो एज अ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% ही मौजूद होता है। वहीं जब हम बॉन्डिंग ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन हमारा सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। एंड ये जो होते हैं कार्बन के कंपाउंड्स, ये काफ़ी पुअर कंडक्टर होते हैं, है ना। एंड इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं। क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग नहीं होता है। कह सकते हैं कि इनके बीच में ढीला बंधन होता है, कभी भी टूटने को तैयार हो जाता है ना। सो कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं 2,4। अब देखा जाए तो ये 4 है, ये 8 है, आधे आधे पे हैं दोनों। सो हमें क्या करना है कि कार्बन जो है वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। सो ये यहाँ पर, बट इसको जो है यहाँ पर लेने या देने दोनों में ही घाटा हो रहा है। तो ये अपना जो है सब कुछ तोड़ मड़ोड़ कर बीच का रास्ता निकालता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। इसमें क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में वही है ना कि ना तेरा ना मेरा, बीच का। यानी कि जब तुझे ज़रूरत है तो तू यूज़ कर लेना और जब मुझे ज़रूरत है तो मैं यूज़ कर लूँगा। अब आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, ठीक है, एंड आपके पास लिमिटेड अमाउंट है पैसों बोल रही हूँ, ज़्यादा हो जाता है। आप मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज़ हैं, ठीक है, दोनों का मिला के बोल रही हूँ, ठीक है। एंड आप दोनों को ही जो है पेंसिल की ज़रूरत है। आपकी जो पेंसिल थी वो पुरानी वाली टूट गई, बट आपके पास सिर्फ 5 रुपीज़ हैं, आप किसी से मांग भी नहीं सकते। तो आपने क्या सोचा कि चलो हम इस 5 रुपीज़ की ही एक पेंसिल ले लेते हैं, जब तुझे ज़रूरत हो तो तू लिख लेना और जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं लिख लूँगा। बस हम दोनों इस तरीके से शेयर करके यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर भी यही लफड़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब मन किया इसने यूज़ कर लिया, जब मन किया उसने यूज़ कर लिया। इलेक्ट्रॉन अपना मस्त मौला बीच में घूम रहा है ना। सो ये जो है हमारे इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। अब वहीं अगर हम यहाँ पर अब जो है हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में, कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि उनमें जो है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहरी शेल में मौजूद होते हैं, किस तरीके से उनकी शेयरिंग होती है।
तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।